नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून के बीच बीकेटीसी की संपत्ति पर सवाल। कांग्रेस विधायक बोले, बद्री केदार मंदिर समिति की करोड़ों की जमीन पर है कब्जा, बीजेपी को सिर्फ वक्फ संपत्ति की चिंता। उत्तराखंड में रह रहे विदेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। चुन चुन कर होगी कार्रवाई, कैची धाम में यातायात समस्या का भी होगा समाधान। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोले, किसानों की आय दोगुना करने पर सरकार का फोकस, स्टेट मिलेट्स पॉलिसी से मिलेगा फायदा, कीवी की खेती पर मिलेगी 70% की सब्सिडी। और उत्तराखंड में संस्कृत को बढ़ावा देने की कवायद, प्रदेश के 13 गांवों को संस्कृत ग्राम बनाने की तैयारी शुरू, शिक्षक भी होंगे तैनात, शिक्षा विभाग की नई पहल। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश भर में इन दिनों वक्फ कानून को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में भी इस मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया है। एक तरफ सीएम धामी नए वक्फ कानून के फायदे बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीकेटीसी की संपत्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। नए वक्फ कानून पर सियासत, धामी सरकार गिना रही फायदे। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाए सवाल, बीकेटीसी की संपत्ति पर सवाल। इन दिनों देश भर में नए वक्फ कानून को लेकर चर्चा हो रही है। सड़क से सदन तक बहस के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे देशहित में बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करार दे रहा है। देहरादून में नए वक्फ कानून को लेकर किए गए कार्यशाला में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जहां वक्फ संशोधन एक्ट की खूबियां बताई, तो वहीं कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीकेटीसी की संपत्ति पर सवाल उठा दिए। काजी निजामुद्दीन का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है या फिर नहीं। दरअसल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही इसके जरिए सरकार को भी घेरा है। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लाने में समर्थ नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन की बात हो रही है पूरे देश में। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं, उस पर जो अवैध कब्जा है, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। काजी निजामुद्दीन के इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण के मामले हैं, उन पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। सभी को प्रदेश के भीतर कानून के अनुरूप जीने की आदत होनी चाहिए। ऐसा है कि हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। बता दें कि मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक विरोध किया। सबकी आपत्तियां मुख्य रूप से नए बिल में वक्फ बोर्ड की संरचना, संपत्ति के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए जरूरी कदम है, जबकि विपक्षी दलों का तर्क है कि ये बिल अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है।
देहरादून पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने सभी एसएसपी और एसपी को थानों में जन सुनवाई के निर्देश दिए हैं ताकि आम आदमी को तत्काल न्याय मिल सके। वहीं सीएम धामी ने कैंची धाम की पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए कैंची धाम में अगले 10 दिन के भीतर हेलीपैड की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में 4 धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। ये जो राज्य स्तरीय गोष्ठी थी इसमें मुख्यतः सभी ऐसे बिंदु जो राज्य स्तर में हमें पुलिस के लिए इस समय हमारी प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण हो गया, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान है, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान है, ऐसे सभी बिंदुओं पे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके क्रियान्वयन में जो चैलेंजेस हैं और यातायात प्रबंधन योजना, ऐसे सभी महत्वपूर्ण इश्यूज़ पे 2 दिन हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक गहन चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में आयोजित छात्र संघ समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर मिलेट्स के क्षेत्र में और भी लाभकारी साबित होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इस योजना से 3 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके साथ ही कीवी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के लिए अब नीति बनाई गई है। कीवी की खेती के लिए 70% सब्सिडी सरकार देगी और इन सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुना करने पर है। स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए महक क्रांति, हमारे यहाँ शहद बहुत अच्छा होता है, मौन नीति पर हम काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग व घेर बाढ़ के लिए भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं। उत्तराखंड के गांव में अब जल्द ही आपको लोग संस्कृत में बातचीत करते दिखाई देंगे। राज्य के संस्कृत शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। उधर हाल ही में हुई धामी कैबिनेट ने भी राज्य में संस्कृत ग्राम बनाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का संस्कृत शिक्षा विभाग राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल कर रहा है। उत्तराखंड में अब संस्कृत ग्राम बनाने की तैयारी है। धामी कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। संस्कृत ग्राम बनाने का अहम मकसद न सिर्फ नई पीढ़ी को संस्कृत भाषा के ज्ञान से रूबरू कराना है, बल्कि भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा से भी जोड़ना है। संस्कृत शिक्षा विभाग राज्य के सभी 13 जिलों में से एक गांव को चयनित कर उसे संस्कृत ग्राम बनाने की तैयारी कर रहा है। ये गांव है देहरादून के डोईवाला विकास खंड का गांव भोगपुर, टिहरी के प्रताप नगर विकास खंड का गांव मुखेम, उत्तरकाशी के विकास खंड मोरी का गांव कोटगांव, रुद्रप्रयाग के विकास खंड अगस्त्यमुनि का गांव बैंजी, चमोली के विकास खंड कर्णप्रयाग का गांव डिमर, पौड़ी के विकास खंड खिरसू का गांव गोदा, पिथौरागढ़ के विकास खंड मुनाकोट का गांव उर्ग,
अल्मोड़ा के विकास खंड रानीखेत का गांव पांडेकोटा, बागेश्वर का गांव सेरी, चंपावत में गांव खरकारकी, हरिद्वार में विकास खंड बहादुराबाद का गांव नूरपुर, नैनीताल में विकास खंड कोटाबाग का गांव पांडे गांव, उधम सिंह नगर के विकास खंड खटीमा का गांव नगला तराई। मूल में वही है कि जो भारतीय दर्शन जो कि हमारे शास्त्रों में निहित है और भारतीय ज्ञान परंपरा, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, गणित से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, उन सब के बारे में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके संरक्षण का कार्य हम गांव से प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तराखंड में बनने वाले इन संस्कृत गांव में लोगों को सनातनी संस्कार, वेद पुराण, उपनिषद, भारतीय दर्शन, ज्ञान परंपरा के बारे में बताया जाएगा। लोग संस्कृत में ही अपनी रोजमर्रा की बातचीत भी करेंगे। प्रभात से लेकर शुभ रात्रि तक के जितने संदेश हमारे होते हैं, ये वार्तालाप होते हैं कि मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, या मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों से प्रारंभ करके धीरे धीरे उन्हें संस्कृत शास्त्रों का ज्ञान कराया जाएगा, मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण सिखाया जाएगा और एक वातावरण बनाया जाएगा, संगीतमय संस्कृत का भी वातावरण वहाँ रहेगा। तो आप जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो उसके कुछ माह बाद आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इसमें कार्य प्रगति पे है। उत्तराखंड में बनने वाले संस्कृत गांवों में संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती भी अब जल्द होने वाली है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में संस्कृत ग्राम की अवधारणा धरातल पर दिखने लगेगी। ऐसे में सीएम धामी न सिर्फ अपनी एक और घोषणा को पूरा करने की तैयारी कर चुके हैं, बल्कि देवभूमि को उसकी छवि के अनुरूप ही आकार देने की भी तैयारी में दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश प्रभारी बनने की बाद पहली बार रुड़की पहुंचे चौधरी नीरपाल सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिसके चलते पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, हरिद्वार जिले में पहली बार 10,000 सदस्यों को सदस्यता दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल ने ठाना है 2027 में पार्टी का परचम लहराना है। अब जिस तरीके से नए सिरे से राष्ट्रीय लोकदल ने मेहनत करनी शुरू करी है और पूरे उत्तराखंड के संगठन में परिवर्तन किया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से संगठन को और गंभीरता से ले रहे हैं वो उत्तराखंड को, कि हमें मिशन 2027 में पार्टी को मजबूत करना है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लगातार की जा रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ है, तो वहीं मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। अस्पताल में इस समय फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ समेत विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही जल्द हड्डी रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की भी तैनाती होने जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने सरकार का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से वो पूरे जिले को आदर्श जिला बनाने की ओर अग्रसर है। इसको देखते हुए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की काफ़ी पद खाली थी और जिसमें यहाँ की जो गरीब जनता थी काफ़ी परेशान थी, जिस कारण उन्हें हल्द्वानी, बरेली, अन्य शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ निश्चित। लालकुआं में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब और स्मैक के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पर ठोस कदम उठाकर इसकी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पूरी लालकुआं विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे गोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर डांग और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे ज़िले में पड़ते हैं,
वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। प्रदेश को साल 2025 तक एनीमिया और टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत टीबी के निःशुल्क जांच केंद्र भी खोले जा रहे हैं ताकि टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके। सीएमओ मनोज शर्मा ने बताया कि टीबी के 100 दिन अभियान में देहरादून जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसी के साथ नगर निगम के 100 वार्डों में टीबी की स्क्रीनिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, लगातार अभी 100 टीबी डेज वाला प्रोग्राम चला था, उसमें भी देहरादून ने बहुत अच्छा जो है अचीवमेंट उसमें रहा। अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो हमारे जो पूरे 100 वार्ड हैं उन पूरे वार्डों में भी जो है हम ये कार्रवाई जो है इसमें करें, यहाँ पे जाकर के स्क्रीनिंग करें, टीबी की स्क्रीनिंग। तो उसके अंतर्गत वो प्लानिंग करके भी जो है हमने एक रोस्टर बनाया है और सभी वार्डों में जाकर के टीबी की स्क्रीनिंग जो है हमारी टीम के द्वारा उसमें वो की जाएगी। रुद्रपुर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने खेत में जाकर गेहूं की फसल कटाई प्रयोग का निरीक्षण कर खुद गेहूं काटकर फसल कटाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप से मिलने वाले आंकड़ों से फसल बीमा खाद्य नीति निर्धारित की जाती है। आज जनपद उधम सिंह नगर में मेरे द्वारा जयनगर ग्राम में क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज की गई है और इससे हम लोगों ने पूरा जो हमारा वीट कटिंग का पूरा एक्सरसाइज है वो पूरे को किक ऑफ कर दिया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि सारे जनपद स्तरीय अधिकारी वहाँ पे जाकर इसको फसल को स्वयं काटेंगे और इससे ये जो हमारा पूरा ग्राम भ्रमण भी हो जाता है, उसमें ये भी देख लिया जाता है कि फसल की क्या स्थिति है, क्या कोई नुकसान हो रहा है। इनसे किसान भाइयों से बात भी हो जाती है। रुड़की की सोलानी नदी पुल के पास गंगनहर में कूदकर एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते जलवीर ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वही आत्महत्या का कारण गृह क्लेश बताया जा रहा है। यार सुबह 7 बजे करीब थी मैं आज दुकान पर सो रहा था, मम्मी बाहर बैठी थी मेरी, तो मम्मी ने देखा एक लेडीज बुरखे ना आई पार्क के अंदर। पार्क ने घूमी वो बहुत देर से तो वो एंगल के पास खड़ी और एंगल टापते पुल पे थी, कूद गई, वो एंगल पे से कूद गई। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, मैं भागते बाहर आया, वो डूब रही थी। मैं पल्ली तरफ से करते घूमते गया, उसे बचाया। बचाने के बाद उन्होंने बताया मैं आदमी से लड़ाई हुई मेरे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून के बीच बीकेटीसी की संपत्ति पर सवाल, कांग्रेस विधायक बोले बद्री केदार मंदिर समिति की करोड़ों की जमीन पर है कब्जा, बीजेपी को सिर्फ वक्फ संपत्ति की चिंता। उत्तराखंड में रह रहे विदेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश, चुन चुन कर होगी कार्रवाई, कैची धाम में यातायात समस्या का भी होगा समाधान। कृषि मंत्री गणेश जोशी बोले किसानों की आय दोगुना करने पर सरकार का फोकस, स्टेट मिलेट्स पॉलिसी से मिलेगा फायदा, कीवी की खेती पर मिलेगी 70% की सब्सिडी। और उत्तराखंड में संस्कृत को बढ़ावा देने की कवायद, प्रदेश के 13 गांवों को संस्कृत ग्राम बनाने की तैयारी शुरू, शिक्षक भी होंगे तैनात, शिक्षा विभाग की नई पहल।